हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करूंगी। इन क्वेश्चंस में 1 मार्क के क्वेश्चंस भी हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल इसी तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। जितने भी मार्क्स के होंगे उतना मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि गिव फुल फॉर्म ऑफ TSH। और यहाँ पे मैंने मार्क्स भी लिख दिया है कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको TSH का फुल फॉर्म बताना है, तो आप सिंपली इसको लिखेंगे 1 सेंटेंस में। द फुल फॉर्म ऑफ TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ऐसे आप आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड कि स्टेट द फंक्शन ऑफ TSH। यहाँ पे आपको जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका फंक्शन बताना है। तो इसका फंक्शन हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है TSH जिससे कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करे। तो ये इसका फंक्शन आपको लिखना है। इसी तरीके से 1 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको 1 सेंटेंस में उसको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क के क्वेश्चन में यहाँ पे है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, कंस्ट्रक्ट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन विथ 4 ट्रॉफिक लेवल्स। नेक्स्ट है इसमें द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल वाई। तो यहाँ पे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है फूड चेन में। दूसरा आपको एक ट्रॉफिक लेवल का एग्जाम्पल देना है फूड चेन का जिसमें 4 ट्रॉफिक लेवल हो और वो जो फूड चेन है वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल देना है। फिर आपको बताना है कि जो एनर्जी फ्लो होता है फूड चेन में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है क्यों, तो इसका रीज़न बताना है। तो ये सारे आंसर्स हम लिखेंगे और इसे किस तरीके से लिखना है मैं आपको बताती हूँ। जो क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट था वो ये था कि ट्रॉफिक लेवल क्या है। तो आप यहाँ पे पॉइंट करके लिख सकते हैं कि द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल का डेफिनेशन लिख देना है कि फूड चेन में जो बहुत सारे वेरियस स्टेप्स हैं जहाँ पे कि फूड का ट्रांसफ़र या एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसे ही कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब सेकंड ये था कि आपको टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जाम्पल बताना है जिसमें कि 4 ट्रॉफिक लेवल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको इस तरीके से लिखेंगे द टेरेस्ट्रियल फूड चेन विथ 4 ट्रॉफिक लेवल इज, यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड ईगल। तो ये हो गया आपका एक फूड चेन का एग्जाम्पल जो कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जाम्पल है और इसमें 4 ट्रॉफिक लेवल्स भी हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है कि जो एनर्जी फ्लो होता है फूड चेन में वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है और क्यों होता है इसका रीज़न आपको बताना है। तो इसका भी रीज़न आप बहुत अच्छी तरीके से लिख दीजिए। द एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज the energy moves progressively through various trophic levels. This energy is no longer available to the previous trophic level. अब क्या होता है कि जब एनर्जी अपने आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में हमेशा मूव करता है, हमेशा ट्रांसफ़र होता है जो एनर्जी है, और वही एनर्जी वापस से अपने प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल में बचता नहीं है जिससे कि वो वापस मतलब यूनिडायरेक्शनल में ना हो कि बाई डायरेक्शनल में हो पाए। तो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल में वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अपने आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में मूव कर चुका है। इस वजह से जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा कंटिन्यूसली यूनिडायरेक्शनल में ही होता है, अपने आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में ही जाएगा वो एनर्जी। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा जो कि आप इस आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा 3 मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4th क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में 3 पार्ट करके आया हुआ है ABC करके।
तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। आपको रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है ये बताना है। इसमें बी पार्ट ये पूछा गया है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर दैन दैट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, गिव रीजन। जो ब्रीथिंग रेट होता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में बहुत फास्ट क्यों होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले, और इसी का रीज़न आपको बताना है कि क्यों रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा फास्ट है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले। एंड यहाँ पे अगर हम सी क्वेश्चन की बात करें, जो यहाँ पे सी इसका थर्ड पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का एक दिया हुआ है पाथवे और इसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल लिख दिया हुआ है और इन साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट करके और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और पूछा गया, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपको बताना है। और नीचे में आपको दिया हुआ है कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एरो के ऊपर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है और इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगेन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन के रूप में है जहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ है। आपको देख के लगेगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही है। ये बोर्ड एग्जाम में, मैंने बोर्ड एग्जाम से ये क्वेश्चंस लिए हैं और ये 3 मार्क्स का ही आया हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि इनके आंसर्स कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमको ये बताना था कि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर लिखिए कि फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई आर हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि ये एल्वियोलाई गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मतलब कि हमारे अंदर ऑक्सीजन चला जाता है और CO2 बाहर हमारे लंग्स में आ जाएगा। तो इन गैसेस को एक्सचेंज करने में एल्वियोलाई हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये भी फंक्शन हम लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई क्या करता है, बहुत मतलब मैक्सिमम सरफेस प्रोवाइड करता है ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस के एक्सचेंज होने के लिए। तो ये 2 फंक्शंस आप लिखिए आराम से पॉइंट वाइज, आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें, दूसरा क्वेश्चन जो बी में है, ये पूछा गया था कि ब्रीथिंग रेट क्यों होता है फास्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। तो इसका आंसर भी आप बहुत आराम से लिखिए सिंपल लैंग्वेज में। तो रेट ऑफ जो ब्रीथिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का इज मच फास्टर दैन दैट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिकॉज aquatic organisms need to use the oxygen dissolved in water and dissolved oxygen is less as compared to the amount of oxygen in air। क्या होता है कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं कि जो पानी में डिज़ोल्व है ऑक्सीजन उसी को यूज़ करते हैं, और जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम अमाउंट रहता है अगर उसका कंपेयर करें। तो एयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो वाटर में है वो लेस रहता है, मतलब कम प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो ब्रीथिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का है बहुत ही फास्ट रहता है। तो ये हो गया आपका बी का जो आंसर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो सी में दिया हुआ था कि आपको 2 ब्लैंक्स दिए थे और यहाँ पे आपको बताना था कि क्या होगा इसका आंसर, तो आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होगा पायरुवेट और यहाँ पे होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो दिया हुआ है ये हम देख रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे दिया हुआ है। तो आपको ये पाथवे याद होना चाहिए, क्योंकि ब्लैंक में अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको वहाँ पर भरना होगा। तो इसका आंसर आप सिंपली इस तरीके से लिखिए, जो पहला यहाँ पे सी लिख करके पहला लिखिए पायरुवेट और दूसरा लिखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आपको इन आंसर्स को एग्जाम में लिखना होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आ सकता है एग्जाम में। मैं टोटल 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे लिखना होगा। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन में भी ABC करके आया है, जो कि 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे पूछा गया है कि वाई इज द F1 प्रोजेनी ऑलवेज ऑफ टॉल प्लांट व्हेन अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट। जब एक टॉल पी प्लांट को क्रॉस करा जाता है शॉर्ट पी प्लांट के साथ, तो F1 का जो प्रोजेनी होता है वो ऑलवेज टॉल क्यों होता है, इसका रीज़न आपको बताना है। नेक्स्ट बी में ये पूछा गया है कि हाउ इज F2 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम F1 प्रोजेनी।
अब क्या होता है कि जो F2 प्रोजेनी हमें मिल रहा है, कब मिल रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद। F1 प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद जो F2 प्रोजेनी मिल रहा है वो किस तरीके से डिफरेंट है F1 प्रोजेनी से। क्वेश्चन को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जो F1 प्रोजेनी को जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जा रहा है तो F2 प्रोजेनी मिल रहा है, तो वही F2 प्रोजेनी F1 प्रोजेनी से किस तरीके से डिफरेंट है। गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, आपको इसके लिए रीजन बताना है। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिर सी पूछा गया है कि स्टेट एंड कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। अब आप जब इसमें एक इसका आंसर लिखेंगे उससे आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है वो आपको बताना है, ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है आपको बताना है। तो हम देख लेते हैं इसके आंसर्स कैसे होंगे। सबसे पहला था कि F1 प्रोजेनी हमेशा टॉल प्लांट क्यों होता है जब क्रॉस करवाया जाता है टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टॉल प्लांट्स हैव डोमिनेंट ट्रेट और कैरेक्टर। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि जो टॉल प्लांट्स हैं वो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं उनके पास, और जो शॉर्ट प्लांट्स हैं वो उनके पास क्या होता है? रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। तो F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स टॉल मिले हैं, क्योंकि टॉल इसलिए मिले हैं बिकॉज जितने भी जो प्लांट्स हैं उनके पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट दोनों ही हैं, बट ओनली डोमिनेंट ट्रेट ही विजिबल होता है F1 जनरेशन में। तो ये याद रखना है कि जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले हैं उनमें दोनों ही ट्रेट्स हैं, डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है, लेकिन ओनली डोमिनेंट ट्रेट ही विजिबल होता है, जिसकी वजह से सारे प्लांट्स टॉल मिलते हैं हमको F1 जनरेशन में। उसके बाद सेकंड था कि आपको बताना था कि F2 का जो प्रोजेनी F1 के प्रोजेनी से किस तरीके से डिफरेंस है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर बना के दिखा दीजिए और यहाँ पे आप डिनोट कर दीजिए कि जो आपने कैपिटल टी लिया है वो टॉल प्लांट के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए लिया है। जब इनको क्रॉस करवाया जाएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या मिलता है आप इस तरीके से टेबल में शो कर दीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे कि इन F2 जनरेशन द रेशियो ऑफ टॉल टू शॉर्ट प्लांट इज 3:1, क्योंकि यहाँ पे जो टॉल प्लांट है वो 3 है, उनका फिनोटिपिक रेशियो है ये, और एक शॉर्ट है इसमें, तो ये फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो गया यहाँ पे। फिर एज द F1 प्रोजेनी हैड इनहेरिटेड बोथ टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, 2 कॉपीज ऑफ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन F2 जनरेशन प्रोजेनी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो F1 प्रोजेनी है उन्होंने क्या किया कि टॉल एंड ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर्स को अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया, तो यहाँ पे 2 कॉपीज बने ट्रेट्स की, जो कि F2 प्रोजेनी का जो जनरेशन का जो प्रोजेनी है वो इस चीज़ को इनहेरिट कर लेगा। तो इतना आपको इस आंसर में लिखना होगा। लास्ट यहाँ पे ये पूछा गया था कि स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। अब आपने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया है उससे आपको क्या कंक्लूजन मिला है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको ये सिर्फ ये लिखना होगा कि जो प्रोजेनी F2 जनरेशन में मिला है तो उसमें क्या हो सकता है कि वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इतना आपको इस आंसर में लिखना होगा, और याद रखिएगा ये पूरा आंसर आपका क्वेश्चन जो आया है वो 3 मार्क्स में ही आया हुआ है। तो इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इस बार भी, और आपको ऐसे ही आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना होगा, जिससे कि पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएं। तो उम्मीद है आपको आज का जो क्वेश्चंस है वो समझ में आया होगा, और आंसर्स कैसे लिखना होगा वो भी आपको समझ में आया होगा।